हेलो साथियों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई 9 क्लासेज में स्वागत है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमने कल बात की थी छोटी आंत की। किसकी? छोटी आंत की। छोटी आंत में हमने देखा था कि इधर क्या था? यकृत। कौन था? लीवर। क्या था? लीवर। और इधर क्या था? अग्नाशय। लीवर में क्या जुड़ा हुआ था? एक था पित्ताशय। क्या था? पित्ताशय। यहां से क्या हुआ? पित्ताशय से पित्त रस का स्त्राव होता है। पित्त रस का स्त्राव होता है। अग्नाशय से अग्नाशय रस का स्त्राव होता है। इधर से भोजन आता है। तो तीनों जब एक साथ मिलते हैं तो क्या बनता है? सक्कस एटेरिकेसिस। जब तीनों एक साथ मिलने को क्या कहते हैं? सक्कस एटेरिकेसिस। क्या कहेंगे? सक्कस एटेरिकेसिस। यानी जब लीवर से पित्ताशय से पित्त रस या अग्नाशय से अग्नाशय रस का भोजन के साथ मिलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? सक्कस एटेरिकेसिस। अब हम छोटी आंत के आगे अध्ययन करते हैं। छोटी आंत को हम दो भागों में देखेंगे। कितने? दो। बात पित्ताशय से पित्त रस और अग्नाशय से अग्नाशय रस, यानी छोटी आंत। दो भागों में अग्नाशय रस। क्या? अग्नाशय रस। और यहां पित्त रस। पित्त रस। यानी कि छोटी आंत में दो अग्नाशय रस में पाचन की प्रक्रिया होगी तो यहाँ पे एंजाइम निकलेंगे। जो पाचन की प्रक्रिया में कौन कौन से एंजाइम आएंगे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं हम। अग्नाशय रस है। जो अग्नाशय रस क्या है? अग्नाशय रस एक शक्तिशाली पाचन रस है। अग्नाशय रस एक शक्तिशाली पाचन रस है क्योंकि यहाँ पे सभी पूर्ण पाचन प्रक्रिया होती है। अग्नाशय रस में पूर्ण पाचन प्रक्रिया होती है, इसलिए ये क्या है? एक शक्तिशाली पाचक रस है। अब अग्नाशय रस में कौन कौन से एंजाइम आएंगे? सबसे पहले आएगा लाइपेज। क्या आएगा? लाइपेज। लाइपेज। क्या आएगा? लाइपेज। इसमें क्या होता है? इसमें हमने कल बात की थी गैस्ट्रिक लाइपेज की। उसमें क्या होता था? वसा का पाचन होता था। तो लाइपेज में क्या होता है? वसा का। लिखो, वसा का पाचन। वसा का पाचन। वसा का पाचन। वसा का पाचन। लाइपेज क्या काम करता है? वसा का पाचन करता है। क्या करता है? वसा। ये है वसा। जब वसा को लाइपेज की उपस्थिति में, लाइपेज की उपस्थिति में क्या बनाएगा? एक बनाएगा वश्य अम्ल। वश्य अम्ल। एक बनाएगा ग्लिसरॉल। क्या बनाएगा? ग्लिसरॉल। क्या बनाएगा? एक यानी वसा लाइपेज की उपस्थिति में वश्य अम्ल प्लस ग्लिसरॉल बनाता है। क्या करता है लाइपेज? अग्नाशय रस में लाइपेज वसा का पाचन करता है। 2 नंबर अध्ययन करेंगे हम। दूसरा एंजाइम आता है हमारा एमाइलेज। कौन सा? एमाइलेज। कौन सा आएगा? एमाइलेज। ये क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ये क्या करता है? ये मतलब एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। लाइपेज किसका? वसा का पाचन। ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट कौन से होंगे? पॉलीसेकेराइड। कौन से होंगे? पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं? पॉलीसेकेराइड। ये किसकी उपस्थिति में? एमाइलेज। एमाइलेज की उपस्थिति में क्या बनाएंगे? कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीसेकेराइड क्या बनाएंगे? कार्बोहाइड्रेट डाइसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट एमाइलेज की उपस्थिति में डाइसेकेराइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हमारे डाइसेकेराइड में कौन कौन से आएंगे? यानी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट है जो पॉलीसेकेराइड है, ये एमाइलेज की उपस्थिति में क्या बनाएंगे? एक बनाएंगे माल्टोज, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। क्या बनाएंगे? यानी डाइसेकेराइड कौन कौन से होते हैं? माल्टेज, लैक्टोज और सुक्रोज। और कार्बोहाइड्रेट कौन से है? पॉलीसेकेराइड का, जो एमाइलेज की उपस्थिति में डाइसेकेराइड। अब हमारे अग्नाशय रस में दो का अध्ययन कर लिया, लाइपेज और एमाइलेज का। अगला अध्ययन करते हैं 3 नंबर। कौन सा एंजाइम है जिसके द्वारा पूर्ण पाचन अभिक्रिया होती है अग्नाशय रस में? ट्रिप्सिन। कौन सा? ट्रिप्सिन। अगला एंजाइम है ट्रिप्सिन। ये क्या करता है? ये हमारे ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। लिखो, ये प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन करता है। हमारा जो ट्रिप्सिन एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है, यानी प्रोटीन ट्रिप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में, प्रोटीन ट्रिप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी? ट्रिप्सिन की। क्या बनाएगा? एमिनो एसिड। क्या बनाएगा? एमिनो एसिड। यानी ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन। और जब ट्रिप्सिन की उपस्थिति में एमिनो एसिड बनाएगा, प्रोटीन ट्रिप्सिन की उपस्थिति में क्या बनाएगा? एमिनो एसिड। अगला एंजाइम देखते हैं हम 4 नंबर। 4 नंबर कौन सा आता है? माल्टेज। कौन सा? माल्टेज। ये क्या करता है? माल्टेज माल्टोज का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? माल्टोज का। माल्टेज माल्टोज का पाचन करता है। ये माल्टोज का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? माल्टोज का। माल्टोज का पाचन करता है। यानी माल्टोज माल्टेज की उपस्थिति में, माल्टोज माल्टेज की उपस्थिति में क्या बनाएगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। क्या बनाएगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। क्या बनाएगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज 2 भागों में टूटेगा। यानी माल्टेज ये माल्टोज का पाचन करेगा। माल्टोज माल्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनाएगा, यानी ग्लूकोज को 2 भागों में बनाएगा। अगला देखते हैं कितना? 5 नंबर। कौन कौन से देख दिए हमने? लाइपेज को देख लिया। लाइपेज क्या करता है? ये वसा का पाचन करता है। एमाइलेज को देख लिया, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन को देख लिया, ये प्रोटीन का पाचन करता है। माल्टेज को देख लिया, ये माल्टोज का पाचन करता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनाता है। अगला हम देखते हैं सुक्रेज। कौन? सुक्रेज। सुक्रेज ये किसका पाचन करता है? सुक्रोज का। सुक्रोज का पाचन करता है।
यानी सुक्रोज, लिखो सुक्रोज दिखाई दे रहा है क्या? सुक्रेज की उपस्थिति में, किसकी? सुक्रेज की उपस्थिति में क्या बनाएगा? ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। क्या बनाएगा? ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज, यानी सुक्रेज सुक्रोज का पाचन करता है। सुक्रोज है जो सुक्रोज क्या करेगा? सुक्रेज की उपस्थिति में, ये क्या है? सुक्रेज एक एंजाइम है। ये क्या है? एंजाइम है, माल्टेज एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, जो किसका पाचन करेगा? सुक्रोज का पाचन करेगा। और किस में तोड़ेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज में। किस में तोड़ेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज में। लिख लीजिए। अगला देखेंगे हम 6 नंबर, लैक्टेज। लैक्टेज किस में पाया जाता है? लैक्टेज दूध में पाया जाता है। दूध में एक शर्करा है लैक्टेज, जो लैक्टोज का पाचन करता है। लिख लिया? मिटा दूं? बात करते हैं हम लैक्टेज की। किसकी? लैक्टेज की। लैक्टेज किसका पाचन करता है? लैक्टोज का। लैक्टोज का पाचन करता है। लैक्टोज का पाचन करता है। ये लैक्टोज क्या है? ये दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। लैक्टोज क्या है? दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। लैक्टेज की उपस्थिति में क्या बनाएगा? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। क्या बनाएगा? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, यानी लैक्टोज का पाचन करेगा। और लैक्टोज है दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, जो लैक्टेज की उपस्थिति में, लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज बनाएगा। क्या बनाएगा? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ये हमारे कितना हो गया? 7 नंबर हो गया। हमने अब 6 नंबर है ना, 7 नंबर देखेंगे। अगला एंजाइम कौन सा आएगा? न्यूक्लियस। कौन सा आएगा? न्यूक्लियस। कौन सा? न्यूक्लियस। ये क्या करेगा? न्यूक्लोज अम्ल का पाचन करता है। न्यूक्लोज अम्ल का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? न्यूक्लोज अम्ल का। ये न्यूक्लोज अम्ल का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? न्यूक्लोज अम्ल का। यानी न्यूक्लोज अम्ल का पाचन करता है। किसका? न्यूक्लोज अम्ल का पाचन करता है। न्यूक्लियस की उपस्थिति में क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, यानी कि न्यूक्लियस ये न्यूक्लियोज अम्ल का पाचन करेगा। और न्यूक्लियोज है जो न्यूक्लियस की उपस्थिति, न्यूक्लियस एंजाइम की उपस्थिति में न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करेगा। यानी ये एंजाइम न्यूक्लियस को तोड़ेगा। और किस किस में तोड़ेगा? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में। हमने
अग्नाशय रस में कौन कौन से एंजाइमों का अध्ययन कर लिया। पहला कर लिया हमने लाइपेज का। ये लाइपेज क्या करता है, ये पहला क्या, लाइपेज वसा का पाचन करता है, यानी वसा का पाचन करता है लाइपेज। अगला अध्ययन किया था हमने एमाइलेज का। किसका, एमाइलेज का। 3 नंबर अध्ययन किया था ट्रिप्सिन का, जो किसका, प्रोटीन का पाचन करते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं। अगला अध्ययन किया था हमने माल्टेज, जो किसका, माल्टोज का पाचन करता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है। और अगला हमने अध्ययन किया था सुक्रेज का। किसका, सुक्रेज का। ये सुक्रोज का पाचन करता है। किसका, सुक्रोज का पाचन करता है। और सुक्रोज किस में तोड़ेगा, सुक्रोज सुक्रेज की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में तोड़ेगा। अगला हमने अध्ययन किया था लेक्टेज। ये क्या, लेक्टोज का पाचन करता है, और लेक्टेज की उपस्थिति में क्या बनाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज। 7 नंबर देखा था अगला न्यूक्लेज। ये क्या करेगा, न्यूक्लियोज अम्ल का पाचन करता है, और न्यूक्लियोज है जो न्यूक्लियस की उपस्थिति में न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करता है। हमने अग्नाशय रस का अध्ययन कर लिया। अब अगला करेंगे पित्तरस का। किसका, पित्तरस का। किसका करेंगे, पित्तरस में। अग्नाशय रस के बारे में देख लिया, अब देखेंगे पित्तरस। कौन सा, पित्तरस। पित्तरस का क्या काम है, हमारे पित्तरस का क्या काम है। इसमें पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। अग्नाशय रस में 7 प्रकार के एंजाइम पाए गए थे। पित्तरस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्तरस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसलिए ये क्या करेगा, अब बात आती है पित्तरस। क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपको कि पित्तरस का निर्माण कहां होता है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा, यकृत यानी लीवर। पूछ लिया जाए कि पित्तरस का निर्माण कहां होता है, यकृत लीवर में। क्वेश्चन बनेगा पित्तरस का संग्रहण यानी भंडारण कहां होता है, तो आपका उत्तर होगा पित्ताशय। लिखो, इसका निर्माण कहां होता है, यकृत में यानी लीवर में। और इसका संग्रहण यानी भंडारण कहां होगा, कहां होगा, पित्ताशय में। किसमें, पित्ताशय में। इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता। पित्तरस है जो 2 प्रकार का होगा। कौन कौन सा होगा, एक होगा पित्त लवक और एक होगा पित्त वर्णक। लिखो, पित्तरस में पित्त लवक वे पित्त वर्णक पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। अब पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता और पित्त लवक और पित्त वर्णक पाए जाते हैं। हम देखेंगे पित्त लवक और पित्त वर्णक क्या होते हैं। पित्त लवक होता है, ये क्या करता है, और पित्त लवण क्या करता है, पित्त लवक क्या करता है। पित्त वर्णक और पित्त लवक। पहले देखेंगे पित्त लवक। पित्त लवक ये क्या करेगा, ये पायसीकरण का कार्य करेगा। ये पायसीकरण पायसीकरण का कार्य
करता है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये पायसीकरण क्या है। अभी बता देते हैं पायसीकरण क्या है। लिख लीजिए पायसीकरण। पायसीकरण क्या है कि वसा के बड़े बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पायसीकरण। क्या कहलाएगी? पायसीकरण। यानी वसा की जो बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पायसीकरण। लिख लीजिए वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पायसीकरण। वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पायसीकरण। यह है हमारा पित्त लवक। अब आता है पित्त वर्णक। क्या आता है? पित्त वर्णक। पित्त वर्णक क्या है? अभी देख लेते हैं पित्त वर्णक। पित्त वर्णक। ये पित्त वर्णक दो प्रकार का होगा। कितने प्रकार का? दो। यानी कौन कौन सा होगा? बिलिरुबिन और बिलवर्डिन। बिलिरुबिन और बिलवर्डिन। बिलिरुबिन और बिलवर्डिन। बिलरुबिन और बिलवर्डिन। बिलरुबिन और बिलवर्डिन क्या होता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका? प्रोटीन का। एक मिनट। पित्त वर्णक की बात कर रहे हैं हम। पित्त वर्णक दो प्रकार का होता है, बिलरुबिन और बिलवर्डिन। इसमें क्या होता है? बिलरुबिन और बिलवर्डिन क्या है? जब हमारे शरीर में क्या हो जाता है कि पीलिया रोग हो जाता है ना, जैसे आंखें पीली हो जाती है, नाखून पीले हो जाते हैं, जीभ पीली पड़ जाती है, किसकी वजह से होती है? इसकी वजह से, बिलरुबिन और बिलवर्डिन की वजह से। इसकी कमी से पीलिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? पीलिया रोग हो जाता है। लिख लीजिए पित्त वर्णक। पित्त वर्णक हमारा क्या करता है? भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। क्या करता है? भोजन को अम्लीय माध्यम बनाता है। यानी कि पित्त वर्णक भोजन को अम्लीय माध्यम में बनाता है। अगला लिखो, बिलरुबिन और बिलवर्डिन की कमी से, बिलरुबिन और बिलवर्डिन की अधिकता से, कमी से नहीं अधिकता से, बिलरुबिन और बिलवर्डिन की अधिकता से पीलिया रोग हो जाता है। कौन सा? पीलिया रोग। कौन सा रोग हो जाता है? पीलिया रोग हो जाता है। ये लो साहब पित्त वर्णक के बारे में। यानी बिलरुबिन और बिलवर्डिन की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? पीलिया। अब हमने बात कर ली पित्त रस के बारे में। पित्त रस के बारे में, अग्नाशय रस के बारे में पहले बात कर ली थी, अब बात कर ली पित्त रस के बारे में। पित्त रस में क्या होता है कि
पित्त रस में हमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है और इसमें क्या होती है, पायसीकरण की कार्य होता है। पित्त रस में पायसीकरण का कार्य होता है। पायसीकरण क्या है, यानी वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोली में तोड़ने की प्रक्रिया क्या है, पायसीकरण। इसमें पित्त रस में दो प्रकार के एंजाइम, दो प्रकार होता है, मतलब पित्त रस दो प्रकार से होता है, पित्त लवक और पित्त वर्णक। पित्त लवक क्या होता है हमने अभी देख लिया था। और अब आते हैं पित्त वर्णक। पित्त वर्णक बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, यानी बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन। पित्त वर्णक भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। क्या करता है, अम्लीय माध्यम। और बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन की अधिकता से क्या हो जाता है, पीलिया रोग हो जाता है। अब बात हो गई, अब छोटी आंत में क्या बचा। हमने छोटी आंत की बात कर ली, थोड़ा नोट लगा के लिखो। शरीर में सर्वाधिक पाचन प्रक्रिया, सर्वाधिक पाचन की क्रिया, पाचन प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, छोटी आंत में, छोटी आंत में। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी कहाँ होता है, छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। यानी हमारे शरीर में हमने पढ़ा था परसों 30% पाचन होता है और 70% बचा हुआ पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। यानी पाचन की प्रक्रिया छोटी आंत में संपन्न हो जाती है लगभग पूरी, क्योंकि अग्नाशय रस में इतने सारे एंजाइम पाए जाते हैं, वहां पे सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यानी कि शरीर के ग्रहणी भाग होता है, वहां पे क्या हो जाती है, पाचन की 70% प्रक्रिया वहीं संपन्न हो जाती है। अब बात हमने कर ली छोटी आंत की, अब बात करते हैं हम बड़ी आंत के बारे में। किसके, बड़ी आंत। अब बात करते हैं हम बड़ी आंत की। किसकी, बड़ी आंत की। बड़ी आंत, छोटी आंत के बारे में देख लिया। बड़ी आंत, बड़ी आंत में क्या होता है कि बड़ी आंत की लंबाई छोटी आंत से क्या होती है, कम। बड़ी आंत, लिखो, बड़ी आंत का व्यास छोटी आंत से ज्यादा होता है, लेकिन बड़ी आंत की लंबाई छोटी आंत से कम होती है, छोटी आंत से कम होती है। यानी कि बड़ी आंत का व्यास ज्यादा होगा, इसीलिए इसको बड़ी आंत कहा जाता है। छोटी आंत का व्यास कम होगा और लंबाई उसकी ज्यादा होगी बड़ी आंत से, छोटी आंत की। अब बड़ी आंत में क्या होता है, कोई भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता, इसमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता। यहाँ बड़ी आंत में सिर्फ अवशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। कौन सी, अवशोषण की। यानी भोजन की अधिकांश प्रक्रिया है जो छोटी आंत में क्या हो जाती है, यानी पाचन की प्रक्रिया छोटी आंत में संपन्न हो जाती है, बड़ी आंत में सिर्फ अवशोषण ही होता है। लिखो, यहाँ कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, यहाँ इसमें कोई एंजाइम, इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता, एंजाइम नहीं पाया जाता। और लिखो,
इसमें अवशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अवशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। यानी कि हमारी बड़ी आंत में अवशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। कल हमने पढ़ा था छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत के भाग है 3। कौन कौन से? सिक्कम, कोलम और रेक्टम। बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा था हमने। कौन कौन सा? सिक्कम, कोलम और रेक्टम। चाचा चाची रमेश, इस प्रकार हमने देखा था सिक्कम, कोलम और रेक्टम। यानी बड़ी आंत को हमने 3 भागों में देखा था, सिक्कम, कोलम और रेक्टम। अब हमारे छोटी आंत का अध्ययन कर लिया, बड़ी आंत का अध्ययन कर लिया। अब बात करेंगे हम क्या होता है कि पाचन की, भोजन की प्रक्रिया छोटी आंत में क्या होता है? पाचन प्रक्रिया वहां संपन्न हो जाती है और भोजन की प्रक्रिया अवशोषित बड़ी आंत में हो जाती है। भोजन का अवशोषण बड़ी आंत में हो जाता है। अब बच्चा होगा क्या होता है? मल होगा। वो कहाँ होगा? कहाँ इकट्ठा होगा? मलाशय में। मलाशय में इकट्ठा होगा तो वहां क्या होगी? मल में एक गंध पैदा होगी। मलाशय के अंदर इकट्ठे हुए मल में एक गंध पैदा होगी। इसे क्या कहेंगे? इंडोल। क्या कहेंगे? इंडोल। लिखो मलाशय। क्या लिखो? मलाशय। मलाशय। इस भाग में मल का संग्रहण होता है। मल का संग्रहण होता है। किसका? मल का संग्रहण होता है। मल में एक गंध आती है। गंध आती है जिसे हम क्या कहेंगे? इंडोल। क्या कहेंगे? मल में गंध आती है जिसे इंडोल कहते हैं। इंडोल कहते हैं। उस गंध को क्या कहेंगे? एग्जाम में पूछ लिया जाएगा मल में कौन सी गंध आ जाएगी, आपका उत्तर होगा इंडोल। क्या होगा? इंडोल। अब हमने बात कर ली मलाशय की। अब क्या बचा? अंतिम क्या बचा? ये देखो क्या है? ये थी हमारी छोटी आंत का भाग था। ये यहां से छोटी आंत आई थी। यहां से कौन सी हुई थी? बड़ी आंत शुरू। बड़ी आंत शुरू हुई थी। कौन सी हुई थी? बड़ी आंत। और यहाँ पे क्या था? मलाशय था। हमने मलाशय का अध्ययन कर लिया। और यहाँ पे क्या था? अपेंडिक्स। बचा क्या? अपेंडिक्स। इस अपेंडिक्स के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। हमारे क्या होता है कि अपेंडिक्स में क्या पाया जाता है? एक ई कोलाई नाम का जीवाणु पाया जाता है। अपेंडिक्स में क्या पाया जाता है? ई कोलाई नाम का जीवाणु पाया जाता है। ई कोलाई का एक जीव पाया जाता है जो क्या होता है? पहले जब मानव था तब घास फूस खाता था। तब जब हमारी अपेंडिक्स थी यहाँ से क्या रहती थी? खुली रहती थी। उस वक्त यहाँ से खुली रहती थी और भोजन इसके अंदर आ जाता था। ई कोलाई नामक जीव उसके द्वारा क्या कर देता? भोजन का पाचन कर लेता था। लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान के मानव में अपेंडिक्स क्या रहती है? बंद रहती है। इसीलिए यहाँ पे ई कोलाई नाम का जीव नहीं पाया जाता है। ई कोलाई नाम का जीव नहीं पाया जाता। लेकिन खरगोश की, अभी वर्तमान में खरगोश की जो अपेंडिक्स है वो खुली रहती है। और यहाँ क्या, वो खरगोश क्या खाता है? घास। घास में क्या होता है? सेलुलोज। घास में क्या होता है? सेलुलोज। और सेलुलोज का पाचन कौन करता है? ई कोलाई। जब मानव घास खाता था उस वक्त ई कोलाई नामक जीव है जो सेलुलोज का पाचन करता था।
लेकिन वर्तमान में मानव एक भोजन का ग्रहण करता है, इसलिए इकोलाई नाम का जीवाणु इसमें नहीं पाया जाता। हमारे क्या होता है कि अपेंडिक्स में क्या होता है, जब अपेंडिक्स कभी कभी बार क्या होती है, खुल जाती है यहाँ से, तो भोजन का टुकड़ा क्या होता है, इसके अंदर आ जाता है। भोजन का टुकड़ा अंदर आ गया तो क्या हमारे वर्तमान में इकोलाई नाम का जीव यहाँ पे नहीं है। जब इकोलाई नाम का जीव नहीं है तो यहाँ पाचन की प्रक्रिया नहीं होगी। जब पाचन की प्रक्रिया नहीं होगी तो भोजन का टुकड़ा कुछ दिनों के बाद यहाँ क्या पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। सड़ने के बाद इसमें एक क्या होगी, जहरीली गैसें निकलेगी, जो इस पे क्या करेगी, दबाव डालेगी। अपेंडिक्स पे क्या करेगी, दबाव डालेगी। जैसे जैसे अपेंडिक्स पे दबाव पड़ेगा, अपेंडिक्स का आकार क्या बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। अपेंडिक्स का आकार बढ़ने से क्या होगा, शरीर के दूसरों अंगों पर क्या होगा, इसका प्रभाव पड़ेगा, जिससे क्या होगा, मानव के शरीर में दर्द पैदा होगा। इसीलिए कहते हैं कि अपेंडिक्स की नाड़ में दर्द हो रहा है, क्योंकि वहां पे गैस भर जाती है, जहरीली गैस, जो क्या करती है, इसका आकार को बढ़ा देती है, जो दूसरे अंगों पर इसका प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से इसमें दर्द की पैदा होता है। क्या होता है, इसकी वजह से इसमें दर्द पैदा होता है। आप इस चीज को लिख लीजिए, अपेंडिक्स का बात करते हैं। अपेंडिक्स, 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 ये क्या आता है, हमने अभी अभी देखा था, ये बड़ी आंत के प्रारंभिक स्थान पे पाया जाता है। कहां पाया जाता है, बड़ी आंत के, बड़ी आंत के प्रारंभिक स्थान पर, स्थान पर पाया जाता है। अपेंडिक्स कहां पाया जाता है, बड़ी आंत के प्रारंभिक स्थान पर पाया जाता है। और इस अपेंडिक्स में क्या होता है, अपेंडिक्स में अभी हमने देखा था, ये सिर्फ मानव का क्या है, अवशोषी अंग है। सिर्फ यहाँ पे पाचन की प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं पाया जाता, ई कोलाई नाम का जीव नहीं पाया जाता। लिख लीजिए, ये मानव का अवशोषी अंग है, अवशोषी अंग है। यहाँ पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है, इसलिए क्या है, अवशोषी अंग है। लेकिन खरगोश की अपेंडिक्स, खरगोश की अपेंडिक्स में पाचन प्रक्रिया होती है, क्योंकि खरगोश की अपेंडिक्स में, खरगोश की अपेंडिक्स में ई कोलाई जीव पाया जाता है। जो घास में सेल्यूलोज का पाचन करता है। ये बात हो गई हमारी अपेंडिक्स की। किसकी बात हो गई, अपेंडिक्स की। यानी खरगोश की अपेंडिक्स में पाचन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि खरगोश की अपेंडिक्स में ई कोलाई नाम का जीव पाया जाता है, जो क्या करता है, जो घास में पाई जाने वाली सेल्यूलोज का क्या करता है, पाचन करता है। जब मानव पहले घास खाता था, उस वक्त क्या होता था, मानव की अपेंडिक्स में भी ई कोलाई नाम का जीव पाया जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं पाया जाता। इसीलिए धन्यवाद दोस्तों, हमने बात कर ली, सभी अंगों का अध्ययन कर लिया।
मुख्य गुहा का कर लिया। मुख्य गुहा के बाद हमने अमाशय का अध्ययन कर लिया। उसके बाद छोटी आंत का कर लिया, बड़ी आंत का कर लिया, मलाशय का कर लिया और अपेंडिक्स का कर लिया। अब हम कल अध्ययन करेंगे लीवर का, यानी यकृत का अध्ययन करेंगे और इसकी थोड़ी जो बीमारियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। यानी कि हमारी जो ग्रंथियां है ना, उनमें कौन कौन सी बीमारी होती है उनका अध्ययन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।